हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं रजत यादव आपके अपने चैनल लेट्स फाइनल फ्यूचर पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको प्रतिबिंब के बारे में बताया, दर्पण के बारे में बताया, आशा है आप लोगों को प्रतिबिंब के बारे में सारी जानकारी प्राप्त हो गई होगी दोस्तों। और आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज हम फोकस दूरी के बारे में बताऊंगा, फोकस दूरी के संबंध के बारे में बताऊंगा, फोकस दूरी और जो त्रिज्या में संबंध होता है उस संबंध के बारे में बताऊंगा दोस्तों। और जो अवतल दर्पण से जो सूत्र निकलता है उस सूत्र के बारे में बताऊंगा दोस्तों। और बहुत से सवाल में वो सूत्र उपयोग होता है। तो आज का वीडियो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और आप लोग आज की वीडियो में बने रहिए दोस्तों। तो चलिए समय को ना गंवाए हुए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं दोस्तों। तो चलो पहले संबंध में मैं फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के संबंध के बारे में बताऊंगा दोस्तों। तो वक्रता तो दोस्तों चलो चलते हैं उस संबंध के बारे में पढ़ते हैं। और ये संबंध कई प्रश्न ऐसे आते हैं जिनमें संबंध लगता है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इस वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों और ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसी से सारे सवाल लगते हैं दोस्तों। चलिए हम लिखते हैं फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो दोस्तों संबंध क्या होता है? तो दोस्तों चलिए क्या संबंध होता है उसका। हम जानते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात फोकस दूरी को हम एफ से प्रदर्शित करते हैं और वक्रता त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं। प्रश्न ये आता है कि फोकस दूरी को आर से ही प्रदर्शित क्यों करते हैं और वक्रता त्रिज्या को आर से ही प्रदर्शित क्यों करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फोकस दूरी की इंग्लिश फोर्स होती है, सॉरी, वक्रता त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस कहते हैं। और रेडियस का पहला शब्द जो होता है आर होता है, इसलिए वक्रता त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं। और दोस्तों देखिएगा फोकस दूरी को एफ से प्रदर्शित करते हैं। हमने आपको बताया कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात एफ बराबर आर अपॉन में 2। तो दोस्तों देखिए ये संबंध है हमारा फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में। और यदि कभी कभी दिया होता है आर पूछा होता है और हमको फोकस दूरी निकालनी होती है, तो इसी से सूत्र बनता है। सूत्र से सूत्र दोस्तों बनाना सीखिए, क्योंकि एक सूत्र से कई सूत्र बन सकते हैं दोस्तों। तो मैं आपको इसमें दो ही चीज दी है, इसीलिए इससे दो सूत्र बन सकते हैं। और अगले वाले जो क्वेश्चन आएगा उसमें हम एक सूत्र से 3 सूत्र आपको बनाना सिखाएंगे। तो दोस्तों देखिए एक सूत्र से 2 सूत्र कैसे बनते हैं दोस्तों। देखिए जब हमको आर पूछी होती है, यानी कि त्रिज्या, आर हमको त्रिज्या दी हो या फोकस दूरी पूछी हो या फोकस दूरी दी हो त्रिज्या पूछी हो दोस्तों, तो हमको कंफ्यूजन में बिल्कुल नहीं आना है दोस्तों। ये सूत्र देखिए, सूत्र निकालिए दोस्तों, हम कंफ्यूजन से दूर हट सकते हैं। देखिए कैसे, अब मान लीजिए हमको आर बराबर पूछा है, तो देखिए आर बराबर ये एफ होता है, ये 2 इधर जाएगा तो 2f हो जाएगा, अर्थात त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। ये हम ये भी कह सकते हैं कि त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, या ये कह सकते हैं फोकस दूरी त्रिज्या की आधी होती है। दोनों का मतलब एक ही है दोस्तों। ये घुमाने वाले प्रश्न है, एग्जाम में घुमा सकते हैं, लेकिन इनका अर्थ एक ही है दोस्तों। तो देखिए एक सूत्र से 2 सूत्र निकले हैं दोस्तों। यही संबंध है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का। आशा है आप लोग समझ गए होंगे। यदि किसी को प्रॉब्लम हो तो दोबारा वीडियो देखिएगा, ये संबंध आपको समझ में आ जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों इससे आगे बढ़ते हैं, इसे नोट कर लीजिए, फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक और नए सूत्र का निर्माण करेंगे और सूत्र से सूत्र निकालेंगे दोस्तों।
टेक्निक से चलेंगे दोस्तों। फिजिक्स टेक्निक के ऊपर आधारित है दोस्तों। रटने का प्रयास कभी मत करना दोस्तों, क्योंकि रटने का एक प्लेटफॉर्म नहीं है हमारा। लेट्स फाइंड आवर फ्यूचर रटने का प्लेटफॉर्म नहीं है, इसमें ट्रिक चलती है दोस्तों। आप बने रहिए, मैं आपको ट्रिक से पूरी फिजिक्स सिखा दूंगा दोस्तों, क्योंकि आपके साथ मैं जुड़ा हूं और मेरे साथ आप जुड़े हैं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता क्या होती है दोस्तों? पहले आवर्धन क्षमता की हम आपको परिभाषा बताएंगे, उसके बाद आवर्धन क्षमता का हम सूत्र बताएंगे आपको। दोस्तों पहली बात परिभाषा याद कर लीजिए। यदि परिभाषा आपको नहीं याद होती है तो कोई बात नहीं, आप सूत्र याद कर लीजिए। यदि आपको सूत्र पता है तो सूत्र से आप सवाल भी लगा सकते हैं, प्लस परिभाषा भी बना सकते हैं दोस्तों। एक चीज से दो, आपके पास दो ऑप्शन है, दो में से अगर आप कोई एक ऑप्शन चुन लीजिए दोस्तों, आप दोनों चीजें कर सकते हैं। यदि आपको परिभाषा पता है तो आप सूत्र बना सकते हैं, यदि आपको सूत्र पता है तो आप परिभाषा बना सकते हैं दोस्तों। कैसे, मैं आपको आसान तरीके से बताऊंगा दोस्तों। देखिए आवर्धन क्षमता क्या होती है। आवर्धन क्षमता को आम से प्रदर्शित करते हैं, तो हेडिंग लगाइए आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता। तो दोस्तों आवर्धन क्षमता होती क्या है? चलिए चलते हैं आवर्धन क्षमता की ओर। आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो दोस्तों आवर्धन क्षमता M बराबर, पहले सूत्र देख लीजिए, V/U। ये माइनस, आवर्धन क्षमता हमेशा माइनस में होती है। इस सूत्र को देखिए, फिर मैं आपको परिभाषा बताता हूं। V हमारा प्रतिबिंब है और U वस्तु है। तो दोस्तों लिख दे रहे हैं हम V तो दोस्तों देखिए V क्या है? V वस्तु का प्रतिबिंब है और U वस्तु है। आवर्धन क्षमता हमेशा माइनस में होती है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। हम सूत्र लगाते हैं लेकिन आंसर नहीं आता, क्योंकि हम ये गलत कर देते हैं कि आवर्धन क्षमता हमेशा माइनस में होती है दोस्तों। ये बहुत ही याद करने वाली, याद रखने वाली बात है कि आवर्धन क्षमता माइनस में होती है। यदि आप माइनस लगाएंगे तो आप कभी भी उत्तर गलत नहीं पाएंगे दोस्तों। तो पहले लिख लेते हैं V बराबर वस्तु का प्रतिबिंब। और U बराबर वस्तु। तो देखिए दोस्तों इसकी परिभाषा क्या, सूत्र परिभाषा देखिए, किसी वस्तु के प्रतिबिंब तथा वस्तु के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। अब हम विज्ञान की भाषा आपको बताएंगे, वैज्ञानिक भाषा क्या होती है, परिभाषा क्या होती है दोस्तों आवर्धन क्षमता की। किसी वस्तु के प्रतिबिंब तथा वस्तु के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। अनुपात मतलब जो चीज बटे होती है उसको अनुपात कहते हैं। यही आवर्धन क्षमता है हमारी। तो देखिए दोस्तों आवर्धन क्षमता के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली है दोस्तों। यदि मानो किसी प्रश्न में आवर्धन क्षमता दे दी है 20 मीटर। देखिए दोस्तों मान लीजिए किसी प्रश्न में आवर्धन क्षमता हमको 20 मीटर दे दी है, ठीक है दोस्तों, और हमको U बराबर दिया है। U बराबर मान लीजिए 5 मीटर हमको दिया है और हमको वस्तु पूछी है। ये प्रश्न है दोस्तों। देखिए एक बात याद करने वाली दोस्तों, U और जो V है ये हमेशा प्लस में होती है। वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो प्लस में होता है और वस्तु सदैव माइनस में होती है। यदि वस्तु माइनस में दी हो या ना दी हो, वस्तु का मान सदैव माइनस में होता है। आवर्धन क्षमता में माइनस लगा हो या ना लगा हो, परंतु आवर्धन क्षमता का मान सदैव माइनस में होता है दोस्तों। मैंने आपको बताया
कि आवर्धन क्षमता हमेशा माइनस में होती है दोस्तों। तो सूत्र से सूत्र निकालिए दोस्तों। मैंने क्या क्या बताया अभी, हमको V दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, हमको U पूछा है, अर्थात वस्तु पूछी है, ठीक है दोस्तों। तो क्या है, इसको हम इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो U बराबर सूत्र हमारा नया निकल के आएगा दोस्तों। जो U बराबर एक नया सूत्र बन के आएगा V अपॉन में M, ठीक है दोस्तों। देखिए जब U बराबर हम लिखेंगे V, हमने आपको बताया V का मान प्लस में होता है सदैव, तो V बराबर 5 दिया हुआ है तो 5 लिखेंगे। आवर्तनता का मान माइनस में लिखते हैं दोस्तों, माइनस में लिखते हैं तो 20 दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया है, 20 सेंटीमीटर इसका भी मान दोस्तों। तो हम माइनस में माइनस पहले से उपस्थित है यहाँ पर, तो M बराबर माइनस का 20 लिखेंगे दोस्तों। हम जानते हैं दोस्तों माइनस माइनस प्लस हो जाता है दोस्तों, माइनस माइनस कट जाएगा, तो 20 पंजे 100, सॉरी 5 चौगु 20, तो 1/4 आंसर आ जाएगा दोस्तों। यानी कि U बराबर 1/4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ये देखिए दोस्तों, ये हमने सूत्र से निकाल लिया दोस्तों आसानी पूर्वक। तो दोस्तों ऐसा कोई भी सवाल आए आवर्तन क्षमता के ऊपर, आप ये सूत्र लगा सकते हैं और सूत्र से आप आंसर निकाल सकते हैं। कई होता है आवर्तन क्षमता, अब मैंने आपको पहले बताया, याद रखना है कि V बराबर वस्तु का प्रतिबिंब होता है, वस्तु का प्रतिबिंब का वैल्यू, वस्तु के प्रतिबिंब की वैल्यू प्लस में होती है दोस्तों, और वस्तु की वैल्यू माइनस में होती है, आवर्तन क्षमता की वैल्यू माइनस में होती है। हम ये क्यों बार बार बता रहे हैं, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग सवाल में आती है कि आवर्तन क्षमता माइनस में नहीं दी है, हम नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा आंसर गलत आएगा। ये कई बार हुआ है प्रश्न में माइनस नहीं देते हैं वो, क्योंकि वो कंफ्यूजन करते हैं। तो कंफ्यूजन में नहीं होना है, क्योंकि आवर्तन क्षमता का मान सदैव माइनस में होता है, U का मान यानी कि वस्तु का मान सदैव माइनस में होता है, और V का मान प्लस में होता है दोस्तों। जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, इसमें प्लस का माइनस नहीं लगाया, फिर भी मैंने इसमें माइनस लगाया है, क्योंकि वो माइनस दें या ना दें, हमको माइनस लगाना है, याद रखना दोस्तों, ठीक है। तो आवर्तन क्षमता हमारी कंप्लीट होती है। यदि किसी को ना समझ में आए तो दोबारा वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। आशा है पहली बार नहीं आएगी, क्योंकि मैंने इतनी आसानी पूर्वक बता दिया है। सूत्र से परिभाषा बताइए मैंने दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, आप इससे आगे चलते हैं। यदि नहीं लिखा हो तो लिख लीजिए आवर्तन क्षमता के बारे में, ठीक है दोस्तों। आप इससे आगे चलते हैं दोस्तों। तो इससे आगे मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा, कुछ इंपोर्टेंट हैं जो आपको काम आएंगी। कुछ राशियां लिखाऊंगा मैं दोस्तों, जो राशियां बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया था, वस्तु की दूरी सदैव माइनस में होती है, प्रतिबिंब प्लस में होता है, फोकस दूरी माइनस में होती है, प्लस में होती है, मैं आपको बताऊंगा। यही सवाल में कंफ्यूजन उत्पन्न करते हैं। तो दोस्तों एक तरफ मैं लिखता हूं राशि, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। राशियां उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में अलग अलग होती हैं दोस्तों। यदि वस्तु की दूरी अवतल दर्पण में माइनस होती है और उत्तल दर्पण में प्लस में होती है। क्यों होती है दोस्तों, जैसा कि हम देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक तरफ हम लिखते हैं राशि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कंफ्यूजिंग हमेशा उत्पन्न करती हैं। कुछ राशियां हैं जो कंफ्यूजिंग करती हैं। उत्तल दर्पण, यदि प्रश्न में उत्तल दर्पण दिया हो और वस्तु की दूरी हमको दे दी है, तो वो वस्तु की दूरी हमेशा प्लस में लिखते हैं, क्योंकि वो उत्तल दर्पण में वस्तु हमेशा दर्पण के पीछे बनती है, और जो चीज दर्पण के पीछे बनती है वो प्लस में होती है, और जो चीज दर्पण के आगे बनती है वो माइनस में होती है। दर्पण के आगे कोई भी प्रतिबिंब बनता है या वस्तु होती है, रखी हुई होती है, तो वो अवतल दर्पण में होती है। तो ये बात हमने पिछले वीडियो में कर चुके हैं दोस्तों। अगर किसी को समझ में ना आया हो तो वीडियो दोबारा देखिए दोस्तों, समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट राशियां लिखाएंगे, तो वो आपको राशि देखनी है। माइनस प्लस के बारे में मैं आपको बताऊंगा, किस राशि में माइनस लगता है, किस राशि में प्लस लगता है। दोस्तों आइए बात करते हैं राशि। तो दोस्तों एक तरफ लिखेंगे हम राशि, एक तरफ इस तरफ लिखेंगे हम राशि दोस्तों। ये चार्ट बनाएंगे, फ्लो चार्ट। एक तरफ लिखेंगे अवतल दर्पण,
और एक तरफ लिखेंगे उत्तल दर्पण। तो देखिए पहली राशि हम लिखेंगे फोकस दूरी। फोकस दूरी दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में आपको बताओ अवतल दर्पण बना के दिखाया था दोस्तों। अवतल दर्पण में फोकस दूरी दर्पण के सामने होती है। तो मैंने आपको बताया दर्पण के सामने जो कुछ भी रखा होता है वो सदैव माइनस में होता है दोस्तों। तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी का मान ऋणात्मक होता है। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी दर्पण के सामने बनती है, दर्पण के पीछे बनती है दोस्तों, तो इसका मान धनात्मक होता है दोस्तों। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं नई राशि की ओर। नई राशि हम लिखेंगे वस्तु की दूरी। आपको बता चुके हैं पहले से ही, दोबारा फिर बता रहे हैं दोस्तों, बार बार बता रहे हैं दोस्तों। वस्तु की दूरी, वस्तु को दूरी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। यू यहां पर लिख दे रहे हैं हम यू। ठीक है दोस्तों, वस्तु की दूरी अवतल दर्पण में ऋणात्मक होती है, लिख दे रहे हैं हम। और उत्तल दर्पण में दोस्तों भी ऋणात्मक होती है, क्योंकि वस्तु सदैव चाहे दर्पण उत्तल हो या अवतल हो, वस्तु सदैव दर्पण के सामने आती है। और मैंने आपको बताया कोई भी वस्तु हो या कुछ भी हो दर्पण के अगर सामने है तो उसका मान सदैव ऋणात्मक होगा। तो वस्तु जो हमारी होती है, चाहे उत्तल दर्पण में दिया हो या अवतल दर्पण में बात की जाए, चाहे उत्तल की या अवतल की, उसका मान सदैव ऋणात्मक होगा, अर्थात नेगेटिव चार्ज उस पर होता है, तो उसका मान ऋणात्मक होगा। दोस्तों मैंने दो राशियों की बात कर ली, अब तीसरी राशि की ओर बढ़ते हैं, प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब, हम प्रतिबिंब को यू से वी से प्रदर्शित करते हैं, वस्तु को यू से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों तीसरी राशि के ऊपर बढ़ते हैं, इसका नाम है प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को v से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों यदि ये राशि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी तो आगे वाला जो मैं आपको बताऊंगा सूत्र, वो सूत्र आपको बहुत आसानी पूर्वक समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो ये राशि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में ही नहीं बल्कि इसके अगले वाले चैप्टर में भी ये राशि आपको कामयाब होंगी दोस्तों। यदि ये राशि आपको पता है तो नेक्स्ट चैप्टर में जो आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको मुझे ज्यादा बताने की आवश्यकता कुछ, मैं आपको केवल बताऊंगा, आप समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो वी क्या होती है, हम अवतल दर्पण की बात करेंगे, फिर उत्तल दर्पण की बात करेंगे। अवतल दर्पण में वी का मान ऋणात्मक होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं उत्तल दर्पण की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि वस्तु की दूरी उत्तल दर्पण में बनती ही नहीं, क्योंकि वस्तु जो प्रतिबिंब की दूरी की बात कर रहे हैं, प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बनता ही नहीं है। यदि क्वेश्चन में आ जाए कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है या नहीं, तो दोस्तों क्योंकि उत्तल दर्पण में कैसा भी प्रतिबिंब हो, किसी का भी हो, बनता ही नहीं है, तो ना तो ऋणात्मक होगा और ना ही धनात्मक होगा। क्योंकि जब प्रतिबिंब ही नहीं बनता है तो उसका मान ना तो ऋणात्मक हो सकता है और ना ही धनात्मक हो सकता है। तो यहां पर हम लिखेंगे बनता नहीं है। नहीं बनता।
आप नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों। तो ये राशि है जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ऋणात्मक को हम -b से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। ऋणात्मक को ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप समझ गए होंगे दोस्तों। आप चलते हैं इसके आगे एक नए सूत्र की ओर, और वो सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो मन लगा के पढ़िए दोस्तों। एक नए सूत्र की ओर बढ़ते हैं, एक नई हेडिंग लगाएंगे दोस्तों हम। फोकस दूरी के लिए सूत्र। तो दोस्तों सूत्र क्या होता है दोस्तों, ये वैसे तो बहुत ही कठिन माना जाता है दोस्तों, लेकिन मैं आपको आसानी पूर्वक बता दूंगा दोस्तों। इस सूत्र से लोग बच्चे घबरा जाते हैं दोस्तों, तो घबराना नहीं है, क्योंकि आवाज में ताकत आ रही है दोस्तों। क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों, तो दोस्तों शुरू करते हैं अवतल दर्पण के लिए सूत्र। अवतल दर्पण के लिए सूत्र क्या होता है दोस्तों, हेडिंग लगाइए। अवतल दर्पण के लिए सूत्र। सूत्र क्या होता है दोस्तों, देखिए एक सूत्र होता है इसका 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। तो दोस्तों बात ये होती है कि अब कंफ्यूजिंग ये आती है कि f क्या है, v क्या है, u क्या है दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं f की। f को फोकस दूरी कहते हैं दोस्तों। f को फोकस दूरी कहते हैं, v को प्रतिबिंब कहते हैं दोस्तों, वस्तु का प्रतिबिंब। प्रतिबिंब। और अब बात होती है यू। यू क्या है दोस्तों, यू हमारी वस्तु की दूरी होती है दोस्तों। वस्तु की दूरी। अब देखिए दोस्तों, हमको अगर प्रतिबिंब की दूरी दी हो, वस्तु की दूरी दी हो, अगर फोकस दूरी पूछी हो, तो आंख मीच कर ये सूत्र लगाएंगे और हमको फोकस दूरी प्राप्त हो जाएगी। सूत्र से दोस्तों रटना कुछ नहीं है, हमको रटने की कोई फिजिक्स में ऐसा कोई पैटर्न नहीं है कि जो रटना पड़े। आप सूत्र से बात कीजिए, सूत्र से लगाइए फोकस दूरी का सूत्र। अगर वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी दी हो, वस्तु की दूरी दी हो और फोकस दूरी यदि पूछी हो, तो हम लगा सकते हैं इस सूत्र से। अगर बाई चांस घुमा दिया हो प्रश्न में अगर फोकस दूरी दी हो, वस्तु की दूरी दी हो और प्रतिबिंब की दूरी पूछी हो, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, तो एक नए सूत्र का निर्माण करेंगे, अलग से नहीं, इसी सूत्र से। दोस्तों कैसे करते हैं, चलो आगे बढ़िए दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, सूत्र से सूत्र निकालने की नई टेक्निक कैसे, इमेजन से दोस्तों। हम एक नया इमेजन आपको दिखाएंगे, जादू टाइप का इमेजन होगा, जो सूत्र से सूत्र निकालेगा और आप लोग देखेंगे कैसे निकल सकता है। देखिए दोस्तों, अब मान लीजिए हमको प्रतिबिंब का सूत्र, वस्तु के प्रतिबिंब का सूत्र बनाना है, हमको याद नहीं करना है, कैसे, देखो इमेजन से निकलेगा। देखिए ये v है, इसको यहां पर उठा के ले आइए इधर, ये आयफ है, इसको उधर ले जाइए। जब हम आयफ को उधर ले जाएंगे, ये प्लस की वैल्यू है, हम जानते हैं ये प्लस की वैल्यू इधर लाते हैं तो माइनस में हो जाती है दोस्तों। देखिए ये माइनस में हो जाएगी दोस्तों। अगर हमको
वस्तु की दूरी दी हो और प्रतिबिंब की दूरी अगर पूछी हो और अगर फोकस दूरी दी हो तो इस सूत्र से हम दोस्तों प्रतिबिंब की दूरी निकाल सकते हैं दोस्तों। ये सूत्र से सूत्र नया बना दोस्तों। कैसे? देखिए दोस्तों, मैंने सूत्र से सूत्र का निर्माण कर दिया इमेजन से दोस्तों। देखिए, जादू देखिए, सूत्र लगाइए, उत्तर पाइए। मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, अगर बाई चांस यहां पर देखिए दोस्तों, हमको अगर फोकस दूरी दी हो, किसी प्रश्न में फोकस दूरी मान लीजिए 10 मीटर दी हो, 10 सेंटीमीटर, और वो दर्पण अवतल दर्पण हो दोस्तों। अवतल दर्पण में किस दर्पण दोस्तों? अवतल दर्पण। मैंने अभी आपको राशि लिखाई थी दोस्तों, इसलिए मैंने आपको पहले राशि लिखा दी, क्योंकि अगर अवतल दर्पण में फोकस दूरी दी हो तो फोकस दूरी को सदैव माइनस में लिखते हैं दोस्तों। फिर उसमें माइनस नहीं दिया होगा, लेकिन आपको अपनी तरफ से माइनस लगाना होगा दोस्तों। ये कंफ्यूजिंग है, लेकिन कंफ्यूज में आपको नहीं रहना है, क्योंकि आप जुड़े हैं हमारे चैनल लेट्स साइन अवर फ्यूचर पे। ये आपको कंफ्यूजिंग से, प्रत्येक कंफ्यूजिंग से दूर करेगा दोस्तों। तो बने रहिए दोस्तों। अब हमको दी हुई हो वस्तु की दूरी, यू दी हो 5 मीटर, 5 सेंटीमीटर। ये भी अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमने सूत्र पहले से पढ़ रखा है, इसी सूत्र में मान रख दीजिए दोस्तों। आई बराबर 10 सेंटीमीटर, यू बराबर 5 सेंटीमीटर। मैंने आपको क्या बताया कि वस्तु की दूरी माइनस में होती है, प्रतिबिंब की दूरी माइनस में होती है। तो दोस्तों यहाँ पर माइनस लगाएंगे, यहाँ पर भी माइनस लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है दोस्तों। तो ये अब हम 10 और 5 का एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो 10 आएगा। यहाँ पर सोल्व कर ले रहे हैं, 10 आएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, ये माइनस की वैल्यू है, यहाँ पर -1 होगा, यहाँ पर +2 हो जाएगा दोस्तों। तो हम इसे सोल्व करेंगे तो 1/10 आएगा दोस्तों, और 1 में v बराबर 1/10 आएगा। और जब इसको सोल्व करेंगे दोस्तों तो v बराबर 10 सेंटीमीटर हमको प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। कैसे? सूत्र से। हमको कोई भी सूत्र रटना नहीं है दोस्तों, सूत्र से सूत्र निकालेंगे दोस्तों। अगर इसी सूत्र से एक सूत्र और बन सकता है दोस्तों। कैसे? देखिए दोस्तों, मान लो हमको प्रतिबिंब की दूरी दी हो और फोकस दूरी की दूरी दी हुई हो, तो हम कैसे निकालेंगे दोस्तों? देखिए, मान लीजिए मैंने आपको सूत्र बताया था ये वाला। अब हमको इस u की दूरी पूछी हुई हो, मैंने आपको u वाला सूत्र नहीं बताया, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन नहीं, हम आपके कंफ्यूजन को दूर करेंगे, इस सूत्र से इस सूत्र का निर्माण करेंगे। कैसे? इमेजन। देखिए दोस्तों, इस u को उठाइए, यहां पर रखिए, v को उधर ले जाइए, सॉरी f को। जब हम f को इधर ले जाएंगे दोस्तों, तो जो v की वैल्यू प्लस v की है, ये प्लस की वैल्यू इधर लाके माइनस में रख देंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, इसकी वैल्यू माइनस में हो जाएगी दोस्तों। ये v है ना दोस्तों? तो एक नया सूत्र बन गया दोस्तों। अब हमको कोई प्रश्न आ गया, प्रश्न में क्या दिया हुआ हो, फोकस दूरी हमको दी हुई हो 5 सेंटीमीटर, नहीं 15 सेंटीमीटर ले रहे हैं, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी हमको दी हुई हो, और बात करें अवतल दर्पण की ना दोस्तों। अवतल दर्पण की जब हम बात करते हैं और हमको प्रतिबिंब की दूरी यानी कि v बराबर दी हुई हो 5 सेंटीमीटर, अब हम इसको सोल्व कैसे करेंगे दोस्तों? सूत्र आपके समक्ष है, सूत्र में मान रखिए, उत्तर पाइए। कैसे? ऐसे। देखिए दोस्तों, f का मान 15 सेंटीमीटर, v का मान 5 सेंटीमीटर रखेंगे, एलसीएम लगाएंगे, उत्तर पाएंगे। कैसे? आइए देखते हैं। इसी सूत्र में हम मान रख रहे हैं 1/v बराबर f का मान 15 सेंटीमीटर। हमने आपको पहले ही बताया है, प्रश्न में माइनस दिया हो या ना दिया हो, हमको अगर अवतल दर्पण की बात की जाए तो फोकस दूरी को
माइनस में रखना होता है। तो दोस्तों फोकस दूरी का मान माइनस में रखेंगे। यहाँ पर माइनस पहले से उपस्थित है तो पहले से लगाएंगे। v का मान हमको क्या रखना है दोस्तों? तो दोस्तों मैंने आपको राशि में लिखाया था अभी कि प्रतिबिंब वस्तु की दूरी क्या होती है। अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है। और यहाँ पर अवतल दर्पण की बात की हुई है तो v 5 सेंटीमीटर दी है तो 5 सेंटीमीटर रखेंगे। माइनस यहाँ पर हमने नहीं लगाया, माइनस सूत्र में लगाया दोस्तों। तो दोस्तों देखिए इधर भी माइनस इधर भी माइनस। अब 15 5 का जब एलसीएम लेंगे तो उसका एलसीएम आएगा दोस्तों 15। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम इसको सोल्व कर रहे हैं दोनों। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 15 आएगा दोस्तों। दोनों तरफ माइनस लगा हुआ है तो इसका -1 आएगा और इसका 5 15 -3 आएगा दोस्तों। तो इसका मान -4/15 सेंटीमीटर आएगा दोस्तों। यानी कि v की वैल्यू 1/v बराबर 1/4/15 माइनस की आएगी। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो v बराबर 15/4 माइनस की सेंटीमीटर आ गई दोस्तों। मैं आपको क्या बताया दोस्तों कि उत्तल दर्पण में u की वैल्यू माइनस में होती है दोस्तों। तो देखिए साक्षात आपके समक्ष आया v की वैल्यू माइनस में आ गई दोस्तों, क्योंकि v का मान माइनस में होता है दोस्तों। इसीलिए इस सवाल में इसका मान माइनस में आया है दोस्तों। अब यदि ये पूछ लिया जाए कि इसी प्रश्न में पूछा जाए कि प्रतिबिंब की स्थिति बताइए दोस्तों, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? तो दोस्तों यदि सवाल में प्रतिबिंब का मान माइनस में आए तो उसकी स्थिति दर्पण के सामने होगी दोस्तों। और यदि प्रतिबिंब यानी कि v का मान प्लस में आए तो प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे होगी दोस्तों। ये बात नोट करने वाली है, अपने नोट्स में नोट लगा के लिख लीजिए दोस्तों। यदि प्रतिबिंब का मान माइनस में आए तो प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के सामने बनती है, और यदि प्लस में आए तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अवतल दर्पण के लिए सूत्र मैंने पढ़ लिया। यदि बात की जाए उत्तल दर्पण की तो दोस्तों चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो सूत्र सेम रहता है। लेंस में सूत्र बदल जाता है दोस्तों, लेकिन दर्पण में सूत्र सेम रहता है दोस्तों। तो चाहे अवतल दर्पण की बात की जाए चाहे उत्तल दर्पण की बात की जाए सूत्र यही रहेगा दोस्तों, और सूत्र से सूत्र निकालने की टेक्निक भी यही रहेगी दोस्तों। मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल भी करवाए हैं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यदि कोई भी न्यूमेरिकल आपको दर्पण से संबंधित आ जाए तो आप आसानी पूर्वक लगा सकते हैं दोस्तों। मैंने आपको प्रत्येक सूत्र के बारे में बताया दोस्तों। अब एक लास्ट सूत्र छोटा सा है दोस्तों, क्रांतिक कोण। तो हेडिंग लगाएंगे क्रांतिक कोण। मैं आपको पहले क्रांतिक कोण की परिभाषा बताऊंगा, उसके बाद में उसका सूत्र ही बताऊंगा दोस्तों। तो आप क्रांतिक कोण से संबंधित भी सारे न्यूमेरिकल्स लगा सकते हैं। आपको हारना नहीं है दोस्तों, बस मेहनत से पढ़ना है दोस्तों, लगन से पढ़ना है दोस्तों। यही है सफलता की एक कुंजी दोस्तों। परिश्रम एक सफलता की कुंजी है दोस्तों। जितना आप परिश्रम करेंगे सफलता आपके सामने खड़ी होगी दोस्तों। स्वयं को इतना तब कीजिए दोस्तों कि कामयाबी स्वर मचा दे आपके जीवन में दोस्तों। आप भी सोचिए मेरे जीवन में हो क्या गया है दोस्तों, आप भी चौंक जाए दोस्तों। ऐसा संघर्ष कीजिए दोस्तों कि आपके जीवन में सफलता आपको संघर्ष में इतना जुट जाइए कि सफलता भी आपके स्वर मचा दे आपके जीवन में दोस्तों। तो आइए एक लास्ट हेडिंग है क्रांतिक कोण की। क्रांतिक कोण ये बहुत सिंपल सी हेडिंग है दोस्तों। क्रांतिक कोण बहुत ही छोटी सी हेडिंग है दोस्तों। पहले सूत्र देख लेते हैं। क्रांतिक कोण को हम सी से प्रदर्शित करते हैं। क्रांतिक कोण को हम सी से प्रदर्शित करते हैं तो सूत्र होता है साइन सी बराबर 1/n।
दोस्तों इसकी परिभाषा क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो कुछ अपने अल्प कोण पर विचलित हो जाती है, उसी अल्प कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। तो सुनिए दोस्तों कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने कुछ अल्प कोण पर विचलित हो जाती है, उसी अल्प कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे साइन सी से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। इसका सूत्र होता है साइन सी बराबर 1 में n। अगर हमको n दिया हुआ है, मान लो n का मान 1.5 दिया हुआ है दोस्तों, n बराबर 1.5, क्रांतिक कोण हमको पूछा है तो क्रांतिक कोण साइन सी बराबर हम लगाएंगे 1 में 1.5। इसको सोल्व करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 पर बढ़ाएंगे दोस्तों। जिसको हम सोल्व करेंगे तो दोस्तों देखिए इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 तियों 15, यानी कि C बराबर साइन ये इसका मान आ गया दोस्तों। तो दोस्तों हमने देखा इस तरीके से कोई भी यदि प्रश्न आए तो हम क्रांतिक कोण से संबंधित कोई भी प्रश्न दिया है तो हम लगा सकते हैं दोस्तों। इसका मैंने सूत्र बता दिया, क्रांतिक कोण की परिभाषा बता दी दोस्तों। आशा है आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि दोस्तों आज मैंने आपको बहुत ही इंपोर्टेंट चीज पढ़ाई है दोस्तों। कुछ सूत्रों के बारे में बताया दोस्तों जो आपके आगे तक काम आएंगे दोस्तों, प्रत्येक न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में अंतर्गत बताया है, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि किसी को समझ में ना आया हो तो एक बार दोबारा देखिए दोस्तों, आशा है पूर्ण रूप से आपको समझ आ गई होगी। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूं दोस्तों। जय हिंद।